एक दिन पहले नेहा ने फ़ोन किया था। मम्मा, जाने क्यों पिछले कुछ दिनों से आपकी बहुत याद आ रही है। अजीत की 2 दिन की छुट्टी है। हम लोग आपसे मिलने आ रहे हैं। मैंने रात को ही दही बड़े की तैयारी करके रख दी थी। मेरी बेटी नेहा, दामाद अजीत और दोनों नातिने सिया और सुमन सुबह की ट्रेन से आ रहे थे। पर सुबह सुबह ही टेलीविज़न पर समाचार आया कि जिस ट्रेन से वे लोग आ रहे थे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। चेतना जागृत होने पर यह क्रूर सच्चाई मेरे सामने थी कि मेरी नेहा अपनी अबोध सिया, सुमन और पति अजित को छोड़कर इस संसार से जा चुकी थी। समझाने वाले मुझे समझाते रहे, पर मैं यह मानने को तैयार नहीं थी कि मेरी बेटी अब हमारे बीच नहीं है, और इसे स्वीकारने में मुझे बरसों लग गए थे। अजित की आंखों में कैसा अजीब सा सूनापन उभर आया था, और वह दोनों नन्ही कलियां इतनी नादान थी कि उन्हें इसका आभास तक नहीं था कि कुदरत ने उनके साथ कितना क्रूर खेल खेला है। उनकी आंखें अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते थक गई। आखिर में उनके मन में धीरे धीरे माँ की छवि धुंधली पड़ते पड़ते लुप्त सी हो गई, और उन्होंने माँ के बिना जीना सीख लिया। दादी व बुआ के भरपूर लाड़ प्यार के बावजूद मुझे सिया, सुमन अनाथ ही नजर आती। कभी दोपहर में बालकनी में खड़ी हो जाती तो देखती नन्हे मुन्ने बच्चे रंग बिरंगी यूनिफॉर्म में सजे अपनी अपनी मम्मी की उंगली पकड़कर उछलते कूदते स्कूल जा रहे हैं। उन्हें देखकर मेरे सीने में हुक सी उठती कि हाय, मेरी सिया, सुमन किसकी उंगली पकड़कर स्कूल जाएंगी, किसी से जिद करेंगी कि मम्मी मुझे चॉकलेट दिला दो, हमें आइसक्रीम दिला दो। और यही बात सोचते सोचते मेरा मन भर उठता था। जब से उड़ती उड़ती सी यह खबर मेरे कानों में पड़ी है कि अजीत की माँ अपने बेटे के पुनर्विवाह की सोच रही है, तो लगा किसी ने गर्म शीशा मेरे कानों में डाल दिया है। कई लड़की वाले अपनी अधेड़ बेटियों के लिए अजीत को विधुर और 2 बेटियों का बाप जानकर सहज प्राप्य समझने लगे हैं। अजीत की दूसरी शादी का मतलब था मासूम कलियों को विमाता के जुल्म व अत्याचार की आग में झोंकना। इस सोच ने मेरी बेचैनी को अपनी चरम सीमा पर पहुंचा दिया था। अब अजीत के पुनर्विवाह को रोकना मेरे लिए पहला और सबसे अहम मकसद बन गया। मैंने अपनी ममेरी बहन, जो अजीत के घर से कुछ ही दूरी पर रहती थी, उसको सख्त हिदायत दे डाली कि किसी भी कीमत पर अजीत की दूसरी शादी नहीं होनी चाहिए। कोई लड़की वाला अजीत या उसके घर परिवार के बारे में जानकारी हासिल करना चाहे तो उसकी कमियां बताने में कोई कोर कसर न छोड़े। अजीत के साथ अपनी बेटी की शादी की इच्छा लेकर जो भी माता पिता मेरे पास उनके घर परिवार की जानकारी लेने आते, मैं उनके सामने उस परिवार के बुरे स्वभाव का कुछ ऐसा चित्र खींचती कि वह दोबारा वहां जाने का नाम नहीं लेते थे, और अपनी इस सफलता पर मैं अपार संतुष्टि का अनुभव करती थी। मेरे बहुत अनुरोध पर उस दिन अजीत सिया, सुमन को मुझसे मिलाने ले आया। इस बार वह काफी खींचा हुआ सा लग रहा था। बात बात में सिया सुमन को झिड़क बैठता। पता नहीं मेरे कुछ चक्रों से या किसी और वजह से उसका विवाह नहीं हो पा रहा था, और वह एकाकी जीवन जीने को विवश था। मेरी समधिन बार बार फोन पर मुझसे अनुरोध करती, बहन जी कोई अच्छी लड़की हो तो बताइएगा। मैं चाहती हूँ कि मेरी आंखों के सामने अजित का घर फिर से बस जाए। कल को मेरी बेटी कोमल भी ब्याह कर अपने घर चली जाएगी, तो इन बच्चियों को संभालने वाला कोई तो होना चाहिए ना। प्रगट में तो मैं कुछ नहीं कहती, पर मेरी नेहा के बच्चों को सौतेली माँ मिले, यह मेरे दिल को मंजूर न था। आखिर तिनका तिनका जोड़कर बसाए अपनी बेटी के घोंसले को मैं किसी और का होता हुआ कैसे देख सकती थी। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें यह पता लग गया कि अजीत का घर बसाने के मामले में जड़ काटने का काम मैं खुद कर रही हूँ, तो उन्हें सतर्क होना ही था। और उनके सतर्क होने का नतीजा यह निकला कि अजीत ने अपनी सहकर्मी से विवाह कर लिया। इस मनहूस खबर ने तो मुझे तोड़ कर ही रख दिया। हाय, अब मेरी नेहा के बच्चों का क्या होगा। अब मैंने लगातार अजीत और उसकी माँ को कोसना शुरू कर दिया। अब दिनों दिन मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। जाने कितनी सौतेली माँओं के क्रूरता भरे किस्से मेरे दिमाग में कौंधते रहते, और एक पल भी मुझे चैन न लेने देते। मन ही मन में दोनों बच्ची को सौतेली माँ की झिड़कियाँ खाते, पिटते और कई तरह के अत्याचारों को तस्वीर में ढाल कर देखती रहती, और अपनी बेबसी पर खून के आंसू रोती। उस दिन मैं घर में अकेली ही थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। सामने जो खड़ा था उसे देखकर मेरी तेड़ियां चढ़ गई। मैं तो दरवाज़ा ही बंद कर लेती, पर बगल में मुस्कुराती सिया, सुमन को देखकर मैं अपने गुस्से को पी गई। अजीत ने नमस्ते की, और उसके साथ जो औरत खड़ी थी उसने भी कुछ सकुचाते हुए हाथ जोड़कर नजरें झुका ली। अजीत ने कुछ अपराधी मुद्रा में कहा, माँ जी मुझे माफ़ कीजिएगा कि आपको बिना बताए मैंने फिर से विवाह कर लिया। मैं तो यहाँ आने में संकोच का अनुभव कर रहा था, पर सुधा की
जिद थी कि वह आपसे मिलकर आपका आशीर्वाद ज़रूर लेगी। मैंने क्रोध भरी नज़रों से सुधा को देखा, पर उसके होठों पर सरल मुस्कान खेल रही थी। उसने अपने सिर पर साड़ी का पल्लू डाला और मेरे चरण स्पर्श करने को झुकी, पर उसे आशीर्वाद देना तो दूर, मैंने अपने कदमों को पीछे खींच लिया। सुधा ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, शायद वह इसके लिए तैयार थी। बहुत दिनों बाद सिया सुमन को अनायास ही अपने पास पाकर अपनी ममता लुटाने का जो अवसर आज मुझे मिला था, उसे मैं किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। इसलिए मजबूरी बस सबको अंदर आने के लिए कहना पड़ा। अजीत तो बिना कहे ही सोफे पर बैठ गया और अपने माथे पर उभर आए पसीने को रुमाल से जज्ब करते हुए कहीं खोसा गया। सिया सुमन ने खुद को टेलीविज़न देखने में व्यस्त कर लिया, पर सुधा थोड़ी देर ठिठकी सी खड़ी रही, फिर स्वयं रसोई में जाकर सबके लिए पानी ले आई। उसने सबसे पहले पानी के लिए मुझसे पूछा, पर मैंने बड़ी रुखाई से मना कर दिया। उसने दोनों बच्ची और अजीत को पानी पिलाया और फिर खुद पिया। इसके बाद मेरे रूखे व्यवहार की परवाह न करते हुए वह मेरे पास ही बैठी गई। पानी पीकर अजीत अचानक उठकर बाहर चला गया। उसके चेहरे से मुझे लगा कि शायद यहाँ आकर उसके मन में मेरी नेहा की याद ताज़ा हो गई थी। पर अब क्या फ़ायदा मेरी नेहा से? यदि वह इतना ही प्यार करता तो उसका स्थान किसी और को क्यों देता, और उस पर से मुझसे मिलाने के बहाने मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए उसे यहाँ ले आया है। मेरी सोच की लकीरें मेरे चेहरे पर शायद उभर आई थी। तभी सुधा उन लकीरों को पढ़कर अपराध बोध से पीड़ित हो उठी। अगले ही पल सुधा ने अपने चेहरे से अपराध भाव को उतार फेंका और सहज होकर पूछने लगी, माँ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है शायद? मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। अजीत बाहर से अपने को सहज कर वापस आ गया। दोनों बच्ची दौड़ती हुई अजीत की गोद में चढ़ गई। सुधा चाय और रसोई के डब्बे में से ढूंढकर बिस्किट नमकीन भी ले आई। सबसे पहले उसने चाय मुझे ही दी। न चाहते हुए भी मुझे चाय लेनी ही पड़ी। सिया अचानक अजीत की गोद से उतरकर सुधा की गोद में बैठ गई। बिस्कुट कुतरती सिया बार बार सुधा से चिपकी जा रही थी और सुधा उसके माथे पर बिखर आई लटों को पीछे करते हुए उसका माथा सहला रही थी। सिया का इस तरह दुलार होता देख सुमन भी सुधा की गोद में जगह बनाती हुई चढ़ बैठी और सुधा ने उसे भी अपने अंग में समेट लिया तो दोनों बच्ची एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़ी। पता नहीं उनकी हंसी मेरे रोने का सबब क्यों बन गई। मैं आंखों के कोरों में छलक आए आंसुओं को कतई न छिपा सकी। तभी सुधा ने दोनों बच्ची को गोद से उतारकर आंखों ही आंखों में अजीत को जाने क्या इशारा किया कि वह दोनों बच्ची को लेकर बाहर चला गया। सुधा खाली हो गया कप जो अभी भी मेरे हाथों में ही था उसे लेकर सारे बर्तन समेट रसोई में रख आई और मेरे एकदम करीब आकर बैठ गई। फिर मेरे हाथों को अपने कोमल हाथों में लेकर जैसे मुझे आश्वस्त करती हुई बोली, माँ जी, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। आपने अपने कलेजे के टुकड़े को खोया है और मैं यह भी जानती हूँ कि मूल से ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है। आप बेहद आशंकित है कि कहीं सौतेली माँ आकर आपकी नातिनों पर अत्याचार करना न शुरू कर दे और उनके पिता को उनसे दूर न कर दे। मेरा विश्वास कीजिए माँ जी, जब यह बात मुझे पता चली तो मैंने मन में यह ठान लिया कि मैं आपसे मिलकर आपकी आशंका ज़रूर दूर करूँगी। सभी ने तो मुझे रोका था कि आप पता नहीं मुझसे कैसे पेश आएँगी, लेकिन मुझे यह पता था कि आपका वह व्यवहार बच्चों की असुरक्षा की आशंका से ही प्रेरित होगा। मेरे हाथों पर सुधा के कोमल हाथों का हल्का सा दबाव बढ़ा और थोड़ा रुककर उसने फिर कहना शुरू किया, माँ जी, आप अपने दिल से यह डर बिल्कुल निकाल दीजिए कि मैं सिया सुमन के साथ बुरा सुलूक करूँगी। आप निश्चिंत होकर रहिए ताकि आपका स्वास्थ्य सुधर सके। सुधा ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाकर मेरा कंधा थपथपाया और मेरी आंखों में झांकती हुई बोली, माँ जी, मेरी विनती है कि मुझे भी आप अपनी बेटी जैसे ही समझे। मेरा आपसे वादा है कि आप बच्चों से मिलने को नहीं तरसेंगी। हम उन्हें आपसे मिलाने लाते रहेंगे। सुधा की बात समाप्त भी न हो पाई थी कि अजीत व बच्चे आ गए। दोनों बच्चे दौड़कर सुधा की टांगों से लिपट गए और मम्मी घर चलो की रट लगाने लगे। सुधा ने उन्हें गोद में बिठाते हुए कहा, चलते हैं बेटे, पहले आप नानी माँ को नमस्ते करो। दोनों ने एक साथ अपनी छोटी छोटी हथेलियों जोड़कर तोतली भाषा में मुझे नमस्ते की। मेरे अंदर जमा शिलाखंड पिघलने को आतुर होता सा जान पड़ा। अजीत व सुधा ने चलने की इजाज़त मांगी। उन्हें कुछ पल रुकने को कहकर मैं अंदर गई और अलमारी से सिया सुमन को देने के लिए
200-200 के 2 नोट निकाले तो लिफाफे के नीचे से झाँकती लाल सिल्क की साड़ी ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। साड़ी देखते ही मेरी आँखें भर आईं क्योंकि यह साड़ी मैंने अपनी नेहा को देने के लिए लाई थी। साड़ी का स्पर्श करते ही मेरे हाथ काँपने लगे, पर न जाने कैसे मैं वह साड़ी उठा लाई और टीके की थाली भी लगा लाई। टीके के बाद मेरे पैर छूकर सुधा ने सिया को गोद में उठाया और सुमन की उँगली पकड़कर गाड़ी में बैठने चल दी। ऑटो में बैठने से पहले सुधा ने मुझे पीछे मुड़कर देखा। पता नहीं उसकी आँखों में मैंने क्या देखा कि मेरी आँखें झरझर बरसने लगीं। आँसुओं के सैलाब ने आँखों को इतना धुंधला कर दिया कि कुछ भी दिखना संभव न रहा। जब धुंध छटी तो सामने से जाती सुधा में मुझे अपनी नेहा की छवि का कुछ-कुछ आभास होने लगा। अब मुझे लगने लगा कि नेहा के जाने के बाद मैं जिस डर व आशंका के साथ जी रही थी वह कितना बेमानी था। एक सवाल मन को मथे जा रहा था कि मैं जो करने जा रही थी क्या वह उचित था। आज सुधा से मिलकर ऐसा लग रहा था कि मेरी समधिन ने मुझसे छिपाकर अजीत का पुनर्विवाह करके बहुत ही अच्छा काम किया, वरना मैं तो अपनी नातिनों की भलाई सोचकर उनका बुरा ही करने जा रही थी। कभी अपनी हार भी इतनी सुखदाई हो सकती है, यह मैंने आज सुधा से मिलने के बाद जाना। अजीत के चेहरे पर छाई संतुष्टि और सिया सुमन के लिए सुधा के हृदय में छलकता ममता का सागर देखकर मैं भाव विभोर थी। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब